नमस्कार दोस्तों। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो से बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं और यहाँ पे आपको जितने भी प्रश्न दिखेंगे वो सभी प्रश्न ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे प्रश्न देख सकते हैं, पृथ्वीराज रासो के बृहद रूपांतर में कुल कितने सर्ग, सर्ग का अर्थ होता है समय है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका 30, 36, 47 और 69 दिया हुआ है। इसका सही उत्तर जो है वो आपका है 69। ठीक है, अब इसमें हम इसका पूरा विश्लेषण देख लेते हैं। तो पृथ्वीराज रासो एक हिंदी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है और इसमें पृथ्वीराज रासो जो आपका पृथ्वीराज रासो में जो आपका नायक है वो है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का पूरा जीवन चरित्र का इसमें वर्णन किया गया है और ये दिल्ली के महाराज थे। तो ये इनके जो चरित्र था क्या था और कितने इन्होंने युद्ध लड़ा, उस सभी का वर्णन पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई द्वारा किया गया है, जो कवि ही थे। और इनके पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के राज दरबारी कवि भी थे और उनके मित्र भी थे। तो इसमें जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इसे 14वीं के 1400 विक्रम संवत के लगभग की रचना मानते हैं और पृथ्वीराज रासो एक ऐतिहासिक विवादग्रस्त है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, लिखा हुआ है पाहुर दोहा के रचयिता कौन है। तो इसमें आपका ऑप्शन देख सकते हैं, पुस्तन, राम सिंह, सरहप्पा और धनपाल। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका राम सिंह। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, राम सिंह सही उत्तर है। और इसके जो पाहुद शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उसका अर्थ क्या क्या होता है, एक नंबर में दिया हुआ है आपका, जो पदों से स्पर्श यानी कि प्रकट हो, जो तीर्थकारों के द्वारा स्थापित किया गया हो, भेंट, उपहार या शुद्ध भाषा में अगर हम लोग अपने लैंग्वेज में बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि आप किसी को कोई उपहार यानी कि गिफ्ट कर रहे हैं। इसमें जो दिया हुआ है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर बने। इस कविता में जो आपका पूरा अर्थ बताता है वो यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है। आपके पुरुषार्थ पर ध्यान केंद्रित और आत्मविश्वास रखना चाहिए। जीवन के सभी अनुभवों को स्वीकार करें और उन्हें जीवन के मूल्यपूर्ण सुखों में परिवर्तित करें। समस्या और चुनौतियों का सामना करने के लिए धैर्य और सहनशीलता रखें। यह आपको जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करेगा। एक प्रकार से ये जो पाहुर दोहा है, ये आपका राम सिंह द्वारा रचित है। इसमें बहुत से ऐसे बातों को कम शब्दों में बताया गया। आप अपने लक्ष्य की ओर पूरी तरह से अग्रसर रहें और ये एक मोटिवेशनल कविता है जो अपने लक्ष्य को निश्चित करे और उसे प्राप्त करने के लिए आत्मसमर्पित रहे। यह कविता जीवन में संघर्ष को सहन करने, सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाने, धैर्य और समर्पण का महत्व समझाने के लिए एक प्रेरक संदेश देती है। यह जीवन को एक समर्थक प्रक्रिया के रूप में देखती है, जिसे समझ कर हम अपने लक्ष्य को प्राप्ति में सफलता कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 3 नंबर, कौन सी रचना शालिभद्र सूरी की नहीं है। इसमें जो रचना 4 रचनाएं दी हुई है, जिसमें 3 जो रचना है वो शालिभद्र सूरी की है, एक रचना जो है वो शालिभद्र सूरी की नहीं है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा चंदन वाला रास। ठीक है, चंदन वाला रास जो है वो राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के कवि सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वे 84 सिद्धों में से एक थे। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया। ये सब भी आपका एक फैक्ट है, इससे भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तीसरा लिखा हुआ है, उनकी रचना भारतेश्वर बाहुबली रास को वे हिंदी का प्रथम रचना मानते हैं, जिनकी रचना 1184 ईस्वी में हुई थी। यहाँ इन दोनों कवियों की रचना एक एक उदाहरण प्रस्तुत है, जिससे ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज कर करके पूरी तरह से पूरा विश्लेषण दिया हुआ है। चौथा नंबर प्रश्न है, खुमान रासो की प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है। अगर इसको इस भाषा में पढ़े, इस ग्रंथ यानी खुमान रासो की प्रमाणिक हस्तलिखित जो हाथों से लिखा जाता है, उसका प्रति पूना के संग्रहालय में सुरक्षित है। यहाँ पे आपका आंसर इसी में छुपा हुआ है, पूना के संग्रहालय में सुरक्षित है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए। अब देखते हैं यहाँ पे खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय को माना जाता है। खुमान रासो एक बुक है
यह 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। कुमार रासो को 9वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। इसमें 9वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश चित्तौड़ नरेश कुमार के युद्धों का चित्रण किया गया। ये जैसे आप मान लीजिए कि पृथ्वीराज रासो जैसे आप लोग देखे हैं, वैसे ही इसमें भी चित्तौड़ के जो नरेश थे उनका पूरा इसमें युद्ध का वर्णन किया गया और विवाह को सरल वर्णन से इस काव्य का भावभूमि विस्तार हुआ है। इसका भी ग्रंथ में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस की प्रधानता है। वीर रस जितने भी लड़ाई लड़े जाते हैं और साहसपूर्ण वो वीर हो जाते हैं, और श्रृंगार रस जिसमें आपका पूरा वर्णन, श्रृंगार रस में आपका प्रेम और सौंदर्य का वर्णन हो जाता है कि प्रधानता इसमें पूरी तरह से दर्शाया गया है। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है और दलपति विजय का जन्म तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ था। और आपका पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानता है? अर्ध मतलब कि वो प्रमाणिक नहीं है, पूरी तरह से प्रमाणिक नहीं है, वो मानते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जैसे कि आप लोग आंसर देख सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही आंसर है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पृथ्वीराज रासो का। चंद्रबरदाई हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि और पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक प्रसिद्ध हिंदी ग्रंथ की रचना की। चंद्रबरदाई का जन्म 1148 में लाहौर में हुआ। उनका मूल नाम पृथ्वी चंद भट्ट था। यहाँ पे आप लोग इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। बाद के दिनों में वे अजमेर दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के सखा यानी कि मित्र, राजकवि और सहयोगी हो गए थे। चंद को हिंदी का प्रथम मतलब चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना का सम्मान प्राप्त है। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल 1165 से 1192 तक माना जाता है। इस दौरान उन्होंने वर्तमान राजस्थान से लेकर दिल्ली पर राज किया और इसी समय चंद्रबरदाई भी रचनात्मक रूप से सक्रिय थे और अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे हैं। छठा प्रश्न है आपका, रास काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाली उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है शालिभद्र सूरी, ज्योतिश्वर ठाकुर, जीन दत्त सूरी और अमीर खुसरो। तो यहाँ पे हम लोग इसका सही उत्तर देख लेते हैं क्या है। सही उत्तर आपका है जीन दत्त सूरी। उपदेश रसायन रास यह अपभ्रंश की रचना है एवं गुर्जर प्रदेश में लिखी गई है। इसके रचयिता श्री जीन दत्त सूरी हैं। कवि की एक और कृति कला स्वरूप कुलुक 12वीं विक्रम संवत में के आसपास की रही होगी। यह अपभ्रंश काव्य त्रय में प्रकाशित है और दूसरा डॉक्टर दशरथ ओझा और डॉक्टर दशरथ शर्मा के संपादन में रास और रास नई काव्या में प्रकाशित किया गया है। यहाँ पे आप लोग प्रश्न देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर दशरथ ओझा और दूसरे हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। अब अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं। तो अपभ्रंश एक भाषा भी है जिसमें व्याकरण की बहुत जरूरी होती है। कोई भी भाषा, कोई भी बोली को भाषा बनने के लिए उसमें व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हेमचंद, विद्या सोम प्रभा सूरी और धनपाल। तो इसका सही उत्तर है आपका हेमचंद। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा। लगभग इसका समय जो है 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक रही है और भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकालीन की अंतिम अवस्था है जो प्रकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच स्थित। अपभ्रंश से ही आज की भाषा जो आप हम लोग बोल रहे हैं जैसे हिंदी, ये आपका खड़ी बोली किया जाता है और खड़ी बोली अपभ्रंश से ही निकला हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं अपभ्रंश के कवियों ने अपनी भाषा को केवल भाषा, देसी भाषा अथवा गालमेल भाषा यानी कि ग्रामीण भाषा कहा, परंतु संस्कृत के व्याकरणों और अलंकार ग्रंथों में उस भाषा के लिए प्राय अपभ्रंश तथा कहीं कहीं अपभ्रष्ट संज्ञा का प्रयोग किया गया है। तो कहीं कहीं आप लोग देखिएगा अपभ्रंश का अपभ्रष्ट भी लिखा हुआ प्राप्त होता है। इस प्रकार अपभ्रंश नाम संस्कृत के आचार्यों का दिया हुआ है जो आपातः तिरस्कार सूचक प्रतीत होता है।
महाभाष्यकार पतंजलि ने जिस प्रकार अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया है उससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विधि विविध रूप अपभ्रंश या अपशब्द कहलाते हैं। इस प्रकार प्रतिमान में च्युत, सकृत, भ्रष्ट अथवा विकृत शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी गई और आगे चलकर यह संज्ञा पूरी भाषा के लिए स्वीकृत हो गई। दंडी यानी कि 7वीं सदी के कथन इस तथ्य की पुष्टि होती है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि शास्त्र अर्थात व्याकरण शास्त्र में संस्कृत से इतर शब्दों को, इतर मतलब अलग शब्दों को अपभ्रंश कहा जाता है। इस प्रकार पाली प्रकृत अपभ्रंश सभी के शब्द अपभ्रंश संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं, फिर भी पाली प्रकृत और अपभ्रंश नाम नहीं दिए गए हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। 8वां, पृथ्वीराज रासो को शक सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक, यानी कि पृथ्वीराज रासो को एक बुक नहीं मानता, शक सुखी संवाद के रूप में मानते हैं, मतलब एक दूसरे का बात। तो इसमें है आचार्य शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, चंद्रबरदाई और जगनीक। तो चंद्रबरदाई तो बेशक नहीं हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं यहाँ पे, इसका सही उत्तर है आपका विद्यापति। विद्यापति का जन्म 1860 से 1448 ईस्वी तक रहा हुआ है, अनुमानित है, कंफर्म नहीं है। इनका जन्म स्थल जो है ग्राम बिपसी, दरभंगा, बिहार में हुआ था। पिता गणपति और गुरु जो थे वो पंडित हरि मिश्र थे। आश्रयदाता मतलब जिनके यहाँ ये रहते थे, तिरहुर के राजा गणेश्वर कीर्ति सिंह तथा शिव सिंह के यहाँ ये दरबारी कवि के रूप में रहे। उपलब्धियां इनका है, स्वयं को लेखन कवि कहा, स्वयं को इन्होंने अपने आप को ही उपाधि दे दी है लेखन कवि को। और अन्य मैथिली कोकिल के नाम से भी विद्यापति को जाना जाता है। अभिनव जयदेव, नौ कवि, शेखर कवि, कोष्ठहार, दशा, ये सब इनके अन्य नाम हैं जिन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की है। संस्कृत में इनकी रचनाएं हैं स सर्वेश्वर, गंगा वाक्यवली, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, ठीक है, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें वर्णाकृत है। और आगे देखते हैं अवहट में इनकी रचनाएं, जो ये सब संस्कृत में थी। अवहट में इनकी रचनाएं कीर्तिलता, कीर्तिपताका, और मैथिली में इनकी रचनाएं पदावली। जो इनकी कीर्तिलता है 1403 ईस्वी में प्रकाशित हुई और कीर्तिपताका 1403 ईस्वी में अप्रयाग, ठीक है, ये तीनों बहुत ही प्रमुख रचनाएं इनकी मानी जाती है। अब देखते हैं 10वां प्रश्न, हिंदी में नक्सिक परंपरा का आरंभ किस रचना से माना जाता है? ठीक है, यहाँ पे है चरपार्थ, संदेश रासक, राउर वेला और भविष्य कथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राउर वेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है राउर वेल। लेखक रोड़ा कवि, समय 10वीं सदी। राउर वेल का अर्थ होता है राजकुल का विकास, सॉरी राजकुल का विलास। प्रकाशन का व संपादन जो है आपका, इसका जो प्रकाशन हुआ है वो डॉक्टर भायनी ने भारत विद्या पत्रिका से हुआ। यह एक शिलांकित कृति है। जिन शिलाओं पर यह लिखी गई थी वह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र धार जिले से प्राप्त हुई और वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। यह एक चंपू काव्य है, यानी गद्य पद मिश्रित, यानी कविता और कहानी दोनों इसमें है। यह हिंदी की प्राचीनतम चंपू काव्य की कृति है, यानी हिंदी का प्रथम चंपू काव्य ग्रंथ इसको माना जाता है। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न तैयार हो जाएगा। इसकी नायिका राउल है जिसके नख-सिख सौंदर्य, नख-सिख मतलब ऊपर, यानी कि शरीर के बाल से लेकर चोटी से लेकर हो गया सिख, और नख मतलब पैर के नाखून तक। हिंदी में नख-सिख सौंदर्य पद्धति का आरंभ इसी ग्रंथ से मिलता है, यानी हिंदी में नक्सिक सौंदर्य पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग इसी रचना में किया गया है, इसमें राउर वेल में। वेल का अर्थ होता है, या बेली का अर्थ है काव्य की वह लता जो श्रृंगार व कृति के सहारे ऊपर की ओर उठती है। इसमें हिंदी के 7 बोलियों यानी कि भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी की प्रधानता है। राजस्थानी इसमें प्रमुख रूप से विद्यमान है। इसमें 7 नायिकाओं का नक्सिक सौंदर्य वर्णन मिलता है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन डॉक्टर भायनी ने भारत विद्या पत्रिका में करवाया। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने संपादन इसका एक संस्करण प्रकाशित हुआ, जिन्होंने इसका समय 10वीं से 11वीं शताब्दी माना है। बच्चन सिंह ने इसका रचयिता रोड कवि को माना
इसमें बहुत से गलतियां हुई है, तो अगले वीडियो में इसका बहुत ध्यान रखा जाएगा और आपको कुछ समय भी दिया जाएगा अपने प्रश्न को उत्तर देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इसमें गलती दिखती है तो उसे कमेंट में जरूर पिन करें। धन्यवाद।